हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल जीएस विद अशोक। आज हम लोग पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत यूनिट नंबर 3 करेंगे, जो कि है पंचायती राज के वित्तीय स्रोत। ओके, तो पीडीएफ के लिए ये टेलीग्राम चैनल जरूर फॉलो कर लें। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो देखते हैं पंचायती राज व्यवस्था के वित्तीय स्रोत और कार्य योजना के बारे में देखेंगे। तो पहला सबसे पहले ऐतिहासिक अवलोकन करते हैं। तो उसमें क्या था, सबसे पहले स्थानीय वित्त जांच समिति 1951 में गठित की गई, जिसमें कि क्या है, स्थानीय निकायों, जो स्थानीय निकाय हैं उनके लिए विभिन्न करों को अनिवार्य करने का सुझाव दिया था इस समिति द्वारा। ये जो नीचे कर चार दिए गए हैं, इनको अनिवार्य करने का सुझाव दिया था, जिसमें कि गृह करता, भूमि कर, चूल्हा कर और सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता संबंधी कर। ओके, अब फिर उसके बाद कर जांच आयोग आया 1953-1954 में। इसने क्या किया, जो स्थानीय सरकारों के लिए आरक्षित करों के बारे में सुझाव दिए। इसने आरक्षित करों के बारे में सुझाव दिए कि भूमि और भवनों पर कर लगाया जाए, सड़क पर चलने वाले वाहनों पर कर, पशुओं और नौकाओं पर कर और संपत्ति हस्तांतरण पर कर। ओके, फिर बलवंत राय मेहता समिति 1957 में आई। इसने क्या कहा कि पंचायतों को तीनों स्तर पर, तीन स्तर जो कि ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद, ठीक है, के लिए विभिन्न आय के स्रोत की व्यवस्था की गई। मतलब कि इसके द्वारा ये सुझाव दिया कि विभिन्न स्तर पर जो आय के स्रोतों की व्यवस्था करी जाए। अब जो ग्राम पंचायतों के वित्तीय स्रोत कौन कौन से हैं, तो प्रमुख आय के स्रोत कौन कौन से हैं। एक भूमि राजस्व का है, जिसमें कि क्या है, ग्राम पंचायत को भू राजस्व से 25 से 50% तक की आय प्राप्त होती है। तो ये पंचायत के, ग्राम पंचायत जो है उसके वित्तीय सोर्स है कि कहाँ से उसे वित्त मिलता है। ओके, तो भूमि राजस्व द्वारा, पंचायत कर द्वारा कि पंचायत द्वारा जो लगाए गए विभिन्न कर, अनुदान द्वारा, जो राज्य सरकार और स्थानीय अधिकारियों द्वारा जो ग्रांट दी जाती है उससे वो मिलता है आय, और मनोरंजन कर, जैसे कि मेलों पर, बाजार आदि पर कर, पशुओं पर, पशु और वाहन पर, जैसे कि वाहनों और पशुओं पर कर, मछली तालाब से आए, यानी कि मछली पालन से प्राप्त कर, और सफाई और रोशनी कर, सड़कों, नालियों, सार्वजनिक स्थलों की सफाई के लिए कर, यहाँ से मिलता है। व्यापार और रोजगार कर, संपत्ति क्रय विक्रय पर कर, और पशुओं का रजिस्ट्रेशन शुल्क, ठीक है, और दूध उत्पादन कर। तो ये क्या है, प्रमुख आय के स्रोत हैं ग्राम पंचायतों के, ठीक है, वित्तीय स्रोत। अब देखते हैं ग्राम पंचायत निधि के बारे में। अब क्या होता है कि प्रत्येक ग्राम पंचायत के लिए एक निधि होती है, जिसे क्या कहते हैं, ग्राम पंचायत निधि कोष कहा जाता है। और जो ये ग्राम पंचायत निधि कोष है, प्रत्येक ग्राम पंचायत में होती है। और क्या है, इस निधि का उपयोग ग्राम पंचायत के विकास कार्य व सार्वजनिक सेवाओं के लिए किया जाता है। जो कोष बनाया जाता है वो उसके गांव के विकास के लिए और सार्वजनिक सेवाओं के लिए किया जाता है। अब अब उसके जो खाते हैं, खातों का संचालन कैसे किया जाता है, जो ग्राम पंचायत निधि कोष में, तो वो ग्राम प्रधान और ग्राम पंचायत विकास अधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षर से ग्राम पंचायत के वित्तीय खाते संचालित किए जाते हैं। यानी कि ग्राम पंचायत के जो भी वित्तीय खाते हैं, वो जो ग्राम प्रधान है और ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, उसके द्वारा मिलके उसे चलाया जाता है। यानी कि उससे खातों से पैसे निकाला जाता है। ओके, अब ग्राम पंचायत की आय के क्या क्या साधन हैं, तो किसी भी कर की आय जो ग्राम पंचायत अधिनियम के तहत कर लगाया जाता है, उसकी सारी आय वो ग्राम पंचायत के आय के साधन में आएगी। ऐसी राज्य सरकार द्वारा दी गई धनराशियां, जो कि अभी हम लोग देख चुके, और न्यायालय और अन्य नियमों द्वारा जमा की गई धनराशियां, जो ग्राम निधि में निर्देशित रूप से जमा की जाती हैं, ठीक है, जो कि कहाँ पे, जो ग्राम निधि होती है ग्राम पंचायत में, वहाँ पे जमा की जाती हैं। फिर विलेज पंचायत एक्ट के तहत जमा जो अवशेष बैलेंस है वो, जैसे कि इसमें क्या है कि पहले से मौजूद जो अवशेष जो ग्राम पंचायत के खाते में होते हैं, मतलब कि पहले से जो होते हैं ग्राम पंचायत के खाते में। धारा नंबर 104 के तहत प्राप्त धनराशियां, जो धारा है पंचायत एक्ट की 104, उसमें क्या है, जो विभिन्न विधियों के तहत प्राप्त की जाती हैं राशियां, इसमें जो विधियां दी गई हैं उसमें जो प्राप्त राशियां हैं वो भी उसके आय के सोर्स में आएंगी ग्राम पंचायत के। अब ग्राम पंचायतों और सेवकों द्वारा जो एकत्रित धन, जैसे धूल, गंदगी, गोबर, कूड़ा, करकट, पशुओं या सबकी बिक्री पर जो कर लगता है, वो भी उसके आय के स्रोत में आएगा ग्राम पंचायत के। अब ग्राम निधि में जमा करने के दिशा निर्देश देखते हैं। जो ग्राम निधि होती है उसमें जमा करने के दिशा निर्देश देखते हैं क्या क्या है। तो जिला पंचायत व अन्य स्थानीय प्राधिकारी द्वारा दी गई धनराशियां ग्राम निधि में जमा होती हैं। या दूसरी चीज क्या होती है, ऋण और दान। जो ग्राम पंचायत को ऋण या दान के रूप में प्राप्त होती है, वो भी ग्राम सभा में जो हम लोगों ने अभी देखा, जो ग्राम निधि बनी है वहां पे जमा होता है, ठीक है। फिर ग्राम निधि कोष में, और राज्य सरकार द्वारा विशेष आज्ञा के तहत धनराशियां, वो भी ये हम लोग पढ़ रहे हैं ना, कि ग्राम निधि में कैसे कैसे कहाँ कहाँ से राशि आती है जमा करने के लिए, ठीक है, ये। ओके, तो जो आदेश के तहत ग्राम निधि में जो राज्य सरकार द्वारा दी जाती है, वो भी राशि वहाँ पे ग्राम निधि में जमा होती है। अन्य राशियों में, जैसे कि जो धारा नंबर 224 है, सॉरी, जो धारा नंबर 24 है,
वो या किसी अन्य विधि के तहत व्यक्ति, निगम, राज्य सरकार द्वारा प्राप्त धनराशि वो भी उसी में जमा होती है। और राज्य की संचित निधि और सहायता अनुदान जो सहायता के रूप में प्राप्त होती है। अब इन अकाउंट को, जो पंचायत निधि है, इसके अकाउंट को वो सही से यूज कर रहे हैं प्रधान व जो ग्राम विकास अधिकारी हैं, तो उसके लिए एक ऑडिट की प्रक्रिया भी की जाती है, जिसमें कि जो सामान्य ऑडिट होता है यह हर वर्ष मार्च और अप्रैल के बीच होता है। और इसके लिए सरकार एक ऑडिटर नियुक्त करती है, जिससे कि वो अकाउंट्स को चेक कर सके कि पैसे का जो संचालन है वो सही रूप से हो रहा है, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है। ओके, फिर उसके बाद एक विशेष ऑडिट होता है। यह सरकार द्वारा विशेष अवसरों पर कराया जाता है। ठीक है, जो विशेष ऑडिट है, वो विशेष ऑडिट जो है वो विशेष अवसर पर कराया जाता है। जैसे ऑडिट के दौरान दस्तावेज कौन कौन से लगते हैं, जो ऑडिट होता है उसके लिए दस्तावेज जैसे कि कैश बुक है, ब्राउचर बिल हैं, जो भुगतान रसीद, प्राप्ति रसीद, बैंक पासबुक, ये सारी ऑडिट में दिखानी पड़ती हैं। ओके, अब उसके बाद देखते हैं ग्राम कोष क्या होते हैं। तो ग्राम कोष जो है वो 4 भाग में होते हैं। हर ग्राम सभा में एक ग्राम कोष होता है। ठीक है, ग्राम सभा में, प्रत्येक ग्राम सभा में क्या होता है, ग्राम कोष होता है। और ग्राम कोष के कितने भाग होते हैं, चार भाग होते हैं, जिसमें कि एक वस्तु कोष, अन्न कोष, श्रम कोष, नगद कोष। ठीक है, ये होते हैं। तो इसमें क्या होता है, वस्तु कोष वाले में ये चीजें जमा की जाती हैं। ठीक है, कि पत्थर है, मोरम, गिट्टी और सीमेंट, किताबें आदि। अन्न कोष में अनाज जमा होता है, और श्रम कोष में श्रमदान। और नगद कोष में, इसमें क्या होता है कि ग्राम के सोर्स से प्राप्त आय या पंचायत निधि से मिलने वाले अनुदान सारे जमा होते हैं नगद कोष में। ठीक है, या राज्य सरकार से प्राप्त धन, जैसे कि विकास योजना के लिए जो धन आता है वो भी नगद कोष में जमा होता है। जैसे केंद्र सरकार व राज्य सरकार की राज्य सरकार ग्राम पंचायत को विभिन्न प्रकार की योजनाओं के लिए धन देती है ना, तो वो नगद कोष में जमा होता है। और कल्याणकारी योजनाएं जैसे कि विधवा वृद्धा पेंशन, उनकी सहायता राशि भी नगद कोष में जमा होती है। और यह धन ग्राम कोष में जमा किया जाता है, जो कि ठीक है, और जो कि क्या है, ग्राम पंचायत प्रशासन और विकास कार्यों में इस्तेमाल किया जाता है। ओके, अब पंचायत समिति यानी कि क्षेत्र पंचायत की वित्तीय स्रोत। अब ग्राम पंचायत के हम लोगों ने वित्तीय स्रोत देख लिए, ग्राम निधि के बारे में देख लिया, और ग्राम कोष कितने प्रकार का होता है ये भी देख लिया। ओके, अब देखते हैं पंचायत समिति के आय के स्रोत। तो पंचायत समिति, तो प्रत्येक पंचायत समिति का एक विशेष निधि होता है, जिसमें विभिन्न सोर्सों से प्राप्त धन जमा किया जाता है। और यह निधि निम्नलिखित प्रकार से राशि को भरा जाता है। मतलब कि इस जो कोष है, जो विशेष निधि होती है, ये इसमें किस प्रकार से धन आता है, तो केंद्र व राज्य सरकार द्वारा दिया गई ग्रांट या पिलासी परिषद, जो पिलासी परिषद होती है, और स्थानीय प्राधिकरण द्वारा दिया गया अनुदान, केंद्र व राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत ऋण यदि कोई हो, और पंचायत समिति द्वारा अपनी संपत्ति की उगाही की गई राशि, ये भी इसमें होता है। पंचायत समिति द्वारा उगाए गए पथ पर उपशुल्क या शुल्क, और पंचायत समिति के अधीन विद्यालय, अस्पताल, औषधालय, भवन, संस्थान, अन्य निर्माण से प्राप्त आय, तो ये सारी किसमें, विशेष निधि में जमा होते हैं। ओके, और उपहार व अंशदान के रूप में प्राप्त राशि, या पंचायत समिति पक्ष व न्यायालय के आय, जुर्माना व अर्थदंड की वसूली की गई राशि, या पंचायत समिति द्वारा अन्य सभी राशियां, ये सारी किसमें आएंगी, ये सारी विशेष निधि में आएंगी, जो कि पंचायत समिति की होती है। तो ये आय के स्रोत हो गए। बाकी अब प्रशासनिक कार्यों पर क्या क्या खर्च होता है क्षेत्र पंचायत द्वारा, तो पंचायत समिति की कुछ धनराशि को क्या कर लेती है, अलग रख लेती है, जो उसकी विशेष निधि में होता है उसमें अलग रख लेती है, और उससे निम्नलिखित कार्यों पर खर्च करती है। कौन कौन से कार्य, तो पहला तो प्रशासनिक कार्यों पर क्या खर्च करती है, पदाधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन, भत्ते, भविष्य निधि और उपादान का भुगतान। ओके, और यह राशि पंचायत समिति की निधि में रखी जाती है और राज्य सरकार के निर्देशानुसार निवेश की जाती है। ओके, फिर वित्तीय दस्तावेज और आदेश, तो निषेध भुगतान के आदेश, सभी आदेशों और चेकों पर कार्यपालक प्राधिकारी का हस्ताक्षर होता है। वसूली जाने वाली शुल्क और कर, तो पंचायत समिति द्वारा जो वसूले जाने वाले कर हैं वो कौन कौन से हैं, वह शुल्क, तो वाहन रजिस्ट्रेशन शुल्क, ये क्षेत्र पंचायत द्वारा यानी कि पंचायत समिति द्वारा लिए जाते हैं। तीर्थ स्थल, हाटों, मेलों और सफाई की व्यवस्था की गई शुल्क, जल के लिए विद्युत शुल्क और संपत्ति कर, ये सारे क्षेत्र पंचायत या पंचायत समिति अपने पास शुल्क वसूल करती है। ठीक है, तो ये वसूली जाने वाले शुल्क और कर हैं किसके, क्षेत्र पंचायत के। और इसके लिए सरकार नियमावली तैयार इसके लिए सरकार द्वारा नियमावली एक तैयार की जाती है, जो अधिसूचित शुल्क और फीस के आधार पर शुल्क वसूल करे। अब ऋण की प्राप्ति भी होती है। ऋण प्राप्ति में जो पंचायत समिति विशिष्ट योजनाओं के लिए राज्य सरकार की अनुमति से बैंकों या अन्य वित्तीय संस्थाओं से ऋण प्राप्त होता है, ये भी एक स्रोत हो गया आय का। अब इसका बजट तैयार करना, तो प्रत्येक पंचायत समिति ने अपने वित्तीय वर्ष के लिए बजट तैयार करती है। मतलब कि प्रत्येक जो पंचायत समिति है, जो कि ब्लॉक स्तर पर होती है, हम लोग ये सारा कुछ तो पढ़ चुके हैं ना,
तो वित्तीय वर्ष के लिए बजट तैयार करती है, जिसमें अनुमानित आय और व्यय का शामिल किया जाता है। यह बजट बैठक में उपस्थित सदस्यों के बहुमत से पारित किया जाता है और उस बैठक के कुल सदस्यों का 50% से कम ना कोरम होना चाहिए, मतलब कि जो कोरम है 50% होना चाहिए। ठीक है। अब पंचायत समिति जो उसके आय के प्रमुख सोर्स क्या क्या है, तो स्थानीय कर, मंडियों से प्राप्त फीस, राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान व ऋण, दान व चंदे, जिला परिषद से प्राप्त तदर्थ अनुदान या केंद्र पंचायत द्वारा लगाए गए करों से प्राप्त आय, सरकारी योजनाओं के लिए प्राप्त धन। तो ये सारे क्या हैं, पंचायती समिति, जो पंचायत समिति है उसके आय के प्रमुख सोर्स थे। अब देखते हैं पंचायती राज संस्थाओं की बजट प्रक्रिया। बजट प्रक्रिया कैसी रहती है, तो पंचायती राज जो संस्थाएं हैं, जैसे कि ग्राम पंचायत है, पंचायत समिति है और जिला परिषद, यही तो 3 स्तर है, वो अपने विकास व जन कल्याण से संबंधित कार्यों के लिए एक बजट तैयार करते हैं। और पंचायत के लिए बजट उस वित्तीय वर्ष कार्यक्रम का दस्तावेज होता है और इसका उद्देश्य निर्धारित खर्च और आय के प्रबंधन करना होता है। यानी कि ये एनुअल एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है, जो कि जिसमें क्या लिखा होता है, खर्चे और आय लिखी होती है। तो बजट है, तो कोई भी बजट में दो चीजें होती है, एक तो इनकम और एक एक्सपेंडिचर, मतलब कि एक कितनी आय आएगी और कितना खर्च करेंगे। ठीक, यही तो बजट होता है। ओके, तो जैसे कि अब इनकम जो होती है, इनकम तो वो दो प्रकार की, यानी कि रिसिट जैसे कहते हैं, रिसिट कहते हैं बजट की भाषा में कि कितनी प्राप्तियां होती हैं, मतलब आय कौन कौन से सोर्स से आएगी। तो उसमें होते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल, सॉरी, इनकम में रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट। ऐसे ही खर्च में भी दो चीजें होती हैं, एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और एक कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है। तो रेवेन्यू रेवेन्यू क्या होता है, रेवेन्यू जो रिसिट हैं वो क्या आती हैं, वो या तो ये टैक्स आइटम से आती हैं या नॉन टैक्स आइटम से आते हैं। ठीक है, यानी कि जो टैक्स लगाया जाता है वो वाले आइटम, या कोई शुल्क है या कोई चालान है, जुर्माना है, उनके या जो गवर्नमेंट कंपनियां हैं उनकी आय, उनका जो प्रॉफिट है उनसे जो आय आ जाती है। ठीक है, उनसे जो इनकम आ जाती है, तो वो सारी नॉन टैक्स में आएगा। टैक्स टैक्स से कौन सा आएगा, जो टैक्स लगाए जाते हैं, जैसे कि इनकम इनकम टैक्स है। ठीक है, जो कि एक डायरेक्ट टैक्स है, जैसे जीएसटी है, इनडायरेक्ट टैक्स है। ठीक है, तो टैक्सेस में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स से जो इनकम आती है, तो वो सारा किसमें आएगा, रेवेन्यू रिसिट से आएगा। फिर ये आय के सोर्स हो गए, मतलब इनकम के सोर्स हो गए, प्राप्तियों की। फिर दूसरा एक कैपिटल रिसिप्ट है, यहाँ से भी पैसा आता है। यहाँ से पैसा क्या आता है, यहाँ से जो मतलब कि कैपिटल के द्वारा, कैपिटल मतलब का क्या होता है, लॉन्ग टर्म के लिए, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, जैसे कि रोड है, ये तुम्हारा हेल्थ के लिए हॉस्पिटल्स हैं, रोड, ओवर ब्रिज और स्कूल्स हैं, ये सारे क्या हैं, ये सारे कैपिटल एक्सपेंडिचर है, और इससे जो आने वाले रुपए है उसे कैपिटल रिसिप्ट कहते हैं। ऐसे ही रेवेन्यू में और कैपिटल एक्सपेंडिचर ऐसे ही खर्च होता है। अब उसके बाद बजट के प्रकार देख लेते हैं। तो बजट के प्रकार 6 प्रकार के हैं यहाँ पे। एक तो ट्रेडिशनल बजट है, परफॉर्मेंस, कैपिटल, आउटकम, जीरो वेस्ट और जेंडर बजट। तो जो ट्रेडिशनल बजट क्या है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, सरकारी व्ययों पर नियंत्रण रखना। और यह बजट पुरानी, ट्रेडिशनल का मतलब ये होता है पुरानी या पुरानी योजनाओं की समीक्षा व नवीनीकरण के अवसर प्रदान करता है, ताकि खर्च को सही दिशा में किया जाए। ठीक है, तो ट्रेडिशनल बजट क्या होता है, ये जो पुरानी योजना है उनका समीक्षा, यानी कि उसको रिव्यू करता है, और जो उन्हें नवीनीकरण का अवसर प्रदान करता है, ताकि जो खर्चा है वो सही दिशा में किया जा सके। ओके, फिर होता है परफॉर्मेंस बजट। इसमें क्या होता है, इसमें बजट आय व्यय और लेखा जोखा के साथ कार्य निष्पादन और मूल्यांकन पर आधारित होता है। और इसे सबसे पहले हुपर आयोग ने 1949 में अनुशंसा की थी, कौन से, परफॉर्मेंस बजट की। तो इसमें क्या होता है कि इस बजट में जो इनकम और एक्सपेंडिचर है उनका क्या होता है, लेखा जोखा के साथ में कार्य निष्पादन व मूल्यांकन पर आधारित होता है। मतलब कि उसका क्या इम्प्लीमेंटेशन हुआ, उसका क्या एवेल्यूशन हुआ, यानी कि असेसमेंट हुआ, उस पर आधारित होता है कि कितनी परफॉर्मेंस से आपने कौन सा काम में रुपए लगाए और वो कितना हुआ। ओके, फिर उसके बाद कैपिटल बजट। और कैपिटल क्या होता है, ये केवल पूंजीगत प्राप्तियां, जो हम लोगों ने कैपिटल रिसिट देखी थी, और एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर पर शामिल होता है ये कैपिटल बजट। यह क्या होता है, दीर्घकालिक। मैंने बोला कि जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, जैसे कि रोड बनाना, तो ये लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट है। तो ये जो कैपिटल एक्सपेंडिचर में जो चीजें आएंगी वो लॉन्ग टर्म के लिए आएंगी। ओके, जैसे कि रोड बनवाना, जैसे कि हॉस्पिटल बनवाना, तो ये क्या एक बार बन गए तो बहुत समय के लिए। ठीक है, तो ये दीर्घकालिक निवेश और विकास के लिए तैयार किया जाता है। फिर उसके बाद आउटकम बजट क्या होता है, इस प्रकार के बजट में भौतिक लक्ष्यों का निर्धारण निर्धारण गुणवत्ता के आधार पर किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य कार्य निष्पादन के लिए निर्धारित गुणवत्ता मात्रा, और ये 2005 में पहली बार अपनाया गया था। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये आउटकम बेस्ड बजट होता है। इसमें भौतिक लक्ष्यों का निर्धारण गुणवत्ता के आधार पर किया जाता है, और इसका उद्देश्य क्या होता है, कार्य का निष्पादन के लिए निर्धारित राशि, समय, गुणवत्ता और मात्रा सही तरीके से उपलब्ध कराना। ओके, फिर जीरो बेस्ड बजटिंग क्या होती है,
इसमें क्या होता है, प्रत्येक मद एक नई शुरुआत के लिए मूल्यांकित किया जाता है, अर्थात प्रत्येक मद को शून्य मानकर मूल्यांकन किया जाता है और यह बजट योजना तथा कार्यक्रमों का गहन मूल्यांकन करता है और इसे 1986-87 में के बजट में शुरू किया गया था। फिर जेंडर बजट क्या है, यह महिलाओं के लिए विशेष रूप से तैयार किया जाता है। इसमें महिलाओं के विकास, कल्याण व सशक्तिकरण और विशेष योजना कार्यक्रमों के लिए धनराशि का प्रावधान किया गया है। ओके, अब देखते हैं राज्य वित्त आयोग की उत्पत्ति में। तो 73वें 74वें संविधान संशोधन के बाद क्या हुआ, स्थानीय निकायों को सशक्त बनाने के लिए राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया, ठीक, 1993 के बाद 1994 में। अब इसका महत्व क्या है कि राज्य वित्त आयोग स्थानीय निकायों को सही वित्तीय संसाधन व सहायता सुनिश्चित करता है ताकि वे प्रभावी ढंग से काम कर सकें और विकास योजनाओं को लागू कर सकें। अब गठन जो है वो राज्यपाल द्वारा किया जाता है राज्य वित्त आयोग का, और यह हर 5 साल में एक बार गठित किया जाता है। आगे आएगा। तो फिर दूसरा नंबर है सदस्यों का कार्यकाल। इसके जो सदस्य हैं, तो इसमें एक अध्यक्ष और सदस्य राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, यानी कि इसका अध्यक्ष और सदस्य दोनों राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं और ये कार्यकाल समाप्ति के बाद इस्तीफा दे सकते हैं, यानी कि 5 साल के बाद इस्तीफा दे सकते हैं। अब इसकी कार्य और शक्तियां क्या हैं, तो वित्तीय स्थिति की समीक्षा करता है, सिफारिशें करता है राज्य स्थानीय निकायों के बीच राजस्व वितरण और शुल्क की सिफारिशें, वित्तीय सहायता व आवश्यक उपाय, वित्तीय सहायता में राज्य सरकार को मिलने वाली सहायता व अनुदान की सिफारिशें करेगा और आवश्यक उपाय वित्तीय स्थिति सुधारने के उपाय भी देता है। तो ये इसके कार्य हैं। अब राज्य वित्त आयोग की सिफारिशें व कार्यान्वयन, तो ये क्या है, स्थानीय निकायों का वर्गीकरण। जैसे कि राज्य वित्त आयोग भारत सरकार द्वारा जो दिशा निर्देश के अनुसार ग्रामीण व शहरी निकायों का वर्गीकरण कर उन्हें परिणाम पर ध्यान केंद्रित करता है। यह सुनिश्चित करता है कि संसाधनों का वितरण उचित व प्रभावी ढंग से हुआ है कि नहीं, ठीक है। और उसके बाद हस्तांतरण और संसाधन वितरण, राज्य और केंद्र सरकार से स्थानीय निकायों को हस्तांतरित संसाधनों की स्थिति पर ध्यान देता है और सिफारिश करता है कि यह कितनी और किस प्रकार की वित्तीय सहायता दी गई है। फिर राजस्व व्यय और आवश्यकता, स्थानीय निकायों को राजस्व निकाय और आवश्यकता होने पर, ये आप लोग पढ़ लेना, ये थ्योरी है, ठीक है। पंचम वित्त आयोग की धनराशि और वितरण का उपयोग, ठीक है। तो जो पंचम वित्त आयोग आया था उसकी धनराशि का वितरण और उपयोग देखते हैं। तो धनराशि का बंटवारा 90% जो है वो जनसंख्या के आधार पर और 10% क्षेत्रफल पर। फिर ग्रामीण निकायों के लिए धनराशि का वितरण, जिला पंचायत को 15, क्षेत्र को 15 और 70 ग्राम पंचायत, मतलब सबसे ज्यादा पैसा ग्राम पंचायत को दिया जाता है, मतलब कि 15:15:70। ग्राम पंचायतों पर बंटवारा 90% कुल जनसंख्या के आधार पर, 10% अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के, और क्षेत्र पंचायतों में भी सेम है और जिला पंचायतों में भी, जिला पंचायत में क्षेत्रफल के आधार पर 10%। विशेष प्रावधान क्या है, 0.15% धनराशि पंचायती राज प्रशिक्षित संस्थाओं के लिए आरक्षण है, मतलब इसमें से जो राशि है 0.5% ये है। धनराशि का उपयोग, तो ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत में निम्नलिखित कार्यों के लिए धनराशि उपयोग कर सकते हैं। तो जो धनराशि है उसका उपयोग कौन कौन क्या क्या किन किन चीज़ों में करता है, जैसे कि शासकीय भवनें, स्ट्रीट लाइट, खुले में शौच मुक्त की योजनाएं, यहाँ ये यूज करते हैं, ठीक है। तो ये पढ़ लेना आप लोग, ये सारे ये दिए हैं। फिर केंद्रीय वित्त और राज्य वित्त की दाननीति, केंद्रीय और राज्य वित्त आयोग की धनराशि का उपयोग। तो केंद्रीय वित्त आयोग जो है वो विद्यालयों की अवस्थापना व सुधार के विकास में प्राथमिकता, और राज्य वित्त आयोग पंचायत और गो आश्रय स्थल का संचालन के लिए विकास करना। अब ये सशक्तिकरण के लिए उठाए गए कदम है। तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया पंचायत सशक्तिकरण योजना 2015-16 में आई थी, ये आप लोग याद रखें। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया पंचायत सशक्तिकरण योजना। ओके, इसका उद्देश्य क्या था, पंचायतों में ई गवर्नेंस की स्थापना और उनका विस्तार, और पंचायतों में तकनीकी सहायता प्रदान करना, और प्रशिक्षण के माध्यम से पंचायतों का विकास। और मुख्य घटक क्या थे, राज्य और जनपद स्तर पर कार्यक्रम प्रबंधन इकाइयों का गठन, ई गवर्नेंस सॉफ्टवेयर के लिए प्रशिक्षण, और ई पंचायत स्टेट रिव्यू कमेटी और कार्यकारी समिति का गठन। ओके, इसके बाद एक योजना आई पंडित दीनदयाल उपाध्याय, ये 2011-12 में आई, सशक्तिकरण के लिए, पंचायतों के सशक्तिकरण के लिए। फिर इसमें क्या था, पंचायतों को उत्तरदायी संस्था के रूप में विकसित करना, और पंचायत के अधिनियम व नियमों के अनुसार कार्य करना, और प्रोत्साहित करना कि पंचायत जो है नियम के अनुसार कार्य करें, और श्रेष्ठ करने वाली पंचायतियों को पुरस्कृत करना, जो श्रेष्ठ कार्य करेंगे उनको पुरस्कार भी दिया जाएगा। अब पुरस्कार की प्रक्रिया में क्या है कि 26 जो ग्राम पंचायतें और 4 क्षेत्र पंचायतें, 2 जिला पंचायतें प्रतिवर्ष चुनी जाएंगी, ये इसमें प्रावधान है। पुरस्कार के लिए 26 पंचायतों को चुना जाएगा, 4 क्षेत्र पंचायतों को, 2 जिला पंचायतों को। और राष्ट्रीय पंचायत दिवस 24 अप्रैल 2010 से चालू किया बनाना। अब पुरस्कार की राशि जो है वो क्या है, 2011-12 में कितनी थी, ग्राम पंचायत के लिए 7 लाख, क्षेत्र पंचायत के लिए 15 लाख और जिला पंचायत के लिए 25 लाख। 12-13 में ये बढ़ा के 9 लाख कर देगी, 20 लाख, और जिला पंचायत के लिए
इतनी कर दी गई 40 लाख। अब वर्तमान स्थिति क्या है? सर्वश्रेष्ठ पंचायतों को पुरस्कृत करने के लिए पंचायत सशक्तिकरण व उत्तरदायी प्रोत्साहन योजना चलाई गई है, लागू की गई है। इसमें चयन प्रक्रिया क्या है? 2 जिला पंचायत है, 1 क्षेत्र पंचायत और 26 ग्राम पंचायत। तो प्रेजेंट में ये रेशियो है कि 26 ग्राम पंचायतें हैं और 1 क्षेत्र पंचायत है और 2 जिला पंचायतें हैं। अब 15वें जो वित्त आयोग है और ग्राम पंचायत विकास योजना, मतलब कि 15वें वित्त आयोग में ग्राम विकास के लिए क्या चीजें दी गई हैं। तो जो 15 फाइनेंस कमीशन जो चल रहा है, जो हम लोगों का सेंट्रल का है, एन.के. सिंह जिसके प्रमुख हैं, ओके। तो अब 16 फाइनेंस कमीशन आने वाला है, ठीक है, अरविंद पनगड़िया जिसके हेड हैं। तो वो अभी तो नहीं लागू है, अभी कौन सा चल रहा है 15वां, तो उसके द्वारा ग्राम पंचायत योजना के विकास के लिए क्या चीजें बताई हैं वो देखते हैं। तो ये 26 तक चलेगा, ठीक है, 2026 तक 15वां वित्त आयोग चलेगा। अब इसने अनुदान प्रस्ताव किया है, जो मंत्रालय है पंचायती राज संस्थाओं हेतु, उसको 10 करोड़ का ग्रांट की सुझाव दिया है। अब वितरण क्या है? 2021 से 25 तक 50% मूलभूत सेवाओं में जो 10 लाख करोड़ का ग्रांट दिया है पंचायती राज मंत्रालय जो है, उसको किसने? वित्त आयोग ने ये इसका सुझाव दिया था। और इसमें जो 2021 से 25 के बीच में जो 50% रुपए हैं वो मूलभूत सेवाओं हेतु खर्चों और 50% पेयजल आपूर्ति एवं स्वच्छता हेतु आबाद हैं। और फिर 25 से 26 एक साल में 25% पेयजल व स्वच्छता और 75% अनाबद्ध, मतलब कि 75% कहीं भी करें आप लोग, ठीक है, जो सी इंपोर्टेंट योजना है उनकी। अनुदानों का उपयोग, अब जो अनुदान जो ग्रांट दिए हैं इनका उपयोग कैसे किया जाएगा कि आउटसोर्सिंग या संविदा के माध्यम से मूलभूत सेवाएं प्रदान करने की अनुमति और राजस्व आवर्ती व्यय में रखरखाव, मजदूरी, ईंधन, टेलीफोन, आपदा व्यय आदि हेतु खर्च की अनुमति, ये इसमें उपयोग कर सकते हैं। पंचायत भवन निर्माण के लिए अलग से 12,000 करोड़ अतिरिक्त अनुदान दिया है। अब देखते हैं ग्राम पंचायत विकास योजना, ये हम लोग पढ़ चुके हैं, हमारी योजना ये हम लोग पढ़ चुके हैं ना, हमारी योजना हमारा विकास 15-16 में ये लागू हुई थी, सामाजिक आर्थिक बुनियादी विकास को बढ़ावा। इसमें पार्टिसिपेटरी प्लानिंग के तहत वार्षिक कार्य योजना तैयार करना, ये हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। अब देखते हैं ग्राम पंचायत विकास योजना के 5 चरण क्या क्या हैं। वातावरण निर्माण, ग्राम पंचायत जो योजना है उसके विकास की क्या क्या 5 चरण हो सकते हैं। तो ये वातावरण निर्माण, पारिस्थितिकी विश्लेषण, समस्याओं की पहचान व प्राथमिकता निर्धारण, संसाधनों का निर्माण व ड्राफ्ट तैयार करना और तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति। तो ये 5 चरण हैं जो ग्राम पंचायतों के विकास योजना निर्माण करना है। जैसे कि ग्राम पंचायत है कोई, उनके जो डेवलपमेंट के लिए जो योजना का निर्माण है उसके लिए ये 5 चरण है, ठीक है। वातावरण निर्माण में जैसे कि समुदाय को जागरूक करना और स्थानीय आवश्यकताओं का अध्ययन, ये पारिस्थितिकी विश्लेषण में है। ये सारे प्रोसेस है कि कैसे ग्राम पंचायत डेवलपमेंट के लिए योजना बनाई जाए। अब ग्राम पंचायत विकास योजना कैसे बनाई जाती है ये बताया गया है। तो ग्राम सभाओं की बैठकों में जो जन समुदायों की आवश्यकताओं की पहचान की जाती है, सबसे पहले पहला स्टेप। फिर क्या है? विभिन्न योजनाओं और संसाधनों को समेकित कर वार्षिक व पंचवर्षीय योजना बनाई जाती है। योजना को प्लान प्लस सॉफ्टवेयर पर दर्ज किया जाता है और क्रियान्वयन से संबंधित जानकारी एक्शन सॉफ्टवेयर पर अपलोड की जाती है। तो इस प्रकार से क्या ग्राम पंचायत की एक विकास योजना बनती है। अब परियोजना जो है उसको उसके अनुमोदन की प्रक्रिया कैसे होती है? जैसे कि कोई योजना अगर 50,000 तक की है तो ग्राम पंचायत द्वारा चालू की जा सकती है। फिर अगर 2.5 लाख तक की है तो सहायक विकास अधिकारी, और 5 लाख तक की तो जिला पंचायत राज अधिकारी, और 5 लाख से अधिक पर जिला अधिकारी। तो ये अधिकारी इन योजनाओं को जो है राशि के आधार पर लागू करने के लिए जरूरी है। अब 15वें वित्त आयोग की सिफारिश के लिए किए गए अनुदान व प्रोत्साहन के बारे में देखते हैं। तो 2022-23 और 25-26 के लिए अनुदान का विवरण दिया गया है नीचे कि स्थानीय निकायों के लिए कुल अनुदान इतना दिया है। जो स्थानीय निकाय हैं उनके लिए 43,636 करोड़ दिए गए और शैक्षिक गुणवत्ता आधार पर अनुदान 4,800 करोड़ प्रति वर्ष और 1200 करोड़ मतलब दिया गया है, और ये हर साल दिया जाएगा, तो 4,800 करोड़ टोटल, ठीक, 4 साल के लिए। अब उच्च शिक्षा के लिए मातृभाषा आधारित व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को बढ़ावा देने हेतु इतना दिया गया है। तो ये दिए गए हैं 15वें जो वित्त आयोग द्वारा अनुदान और प्रोत्साहन दिया गया है 2022-23 से लेकर 25-26 तक के लिए अनुदान, ठीक है। और कृषि सुधारों व प्रदर्शन के लिए कौन सा प्रोत्साहन दिया गया है? 45,000 करोड़, ठीक है। तो ये कृषि सुधारों के लिए। फिर जनसांख्यिकी मोर्चे पर बेहतर प्रदर्शन करने वाले राज्यों के लिए 12.5% अतिरिक्त वेटेज लगाया जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ये यूनिट नंबर 3 कंप्लीट। ओके, इसमें केवल थ्योरी थी तो इसमें कोई भी ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं थी। आप लोग बस एक बार पढ़ लें, ग्राम कोश पढ़ लें, बजट के प्रकार जरूर पढ़ लें, और ग्राम निधि क्या होती है, क्षेत्र पंचायत की निधि की कौन सी होती है, उसके आय के सोर्स क्या है, वो तो एक बार पढ़ के आपको आ ही जाएंगे।
ओके, बाकी 15वें वित्त आयोग द्वारा क्या-क्या ग्रांट्स, क्या-क्या प्रोत्साहन राशि दी गई है, जैसे कि उच्च शिक्षा के लिए ये हम लोगों ने अभी लास्ट में देख लिया, स्थानीय निकायों के लिए क्या है, शैक्षिक गुणवत्ता में सुधार के लिए क्या है, उच्च शिक्षा के लिए क्या है, कृषि सुधार के लिए क्या है, ये सारा कुछ है। कोई राज्य अगर बेहतर प्रदर्शन करे तो 12.5% उसे एडिशनल वेटेज दिया जाएगा। ओके, तो यही सब ये थ्योरी थी चैप्टर में, कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। बाकी आप लोग एक पढ़ लेंगे, इससे जो भी क्वेश्चन बनेंगे हमें लग रहा है सब कोई कर लेंगे। बाकी आप लोगों को अगर और कोई क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड तो यू कैन आस्क मी, आई विल आंसर यू।